हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1793 तथा 1813 का चार्टर एक्ट। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वाला वीडियो, साथ ही जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट वाला वीडियो जो मैंने बनाया है उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़ी हुई है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि जो है कंपनी को 20 वर्ष के लिए जो है पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया था। तो 1773 से 1793 तक 20 साल हो चुके हैं। तो यहाँ जो है 1793 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या जो है प्रावधान किए गए इसको जानेंगे। तो सबसे पहले तो मिलेगा कि भाई इसका जो व्यापारिक अधिकार है 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। उसके बाद से जो है 1786 का एक्ट हम लोगों ने देखा, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने जो है मुख्य सेनापति की शक्ति जो है अपने हाथों में ले लिया। साथ ही जो है जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके निर्णय को बदलने का फैसला उसने अपने हाथों में लिया, वीटो पावर उसके हाथों में आ गया। तो गवर्नर जनरल को जो वीटो पावर मिला हुआ था वो तो कंटिन्यू रहा, लेकिन जो मुख्य सेनापति गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः जो सदस्य हो जाता था उसको जो है खत्म कर दिया गया और भी बहुत सारे प्रावधान किए गए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रावधान हुए 1793 का चार्टर एक्ट, या इसको 1793 का चार्टर का मतलब होता है राजलेख, आप कह सकते हैं राजलेख। ठीक है, तो कौन कौन से प्रावधान किए गए, पर इस प्रावधान को हम लिखते हैं। पहला प्रावधान होगा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बीस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है परिषद के निर्णय, किसके परिषद को, गवर्नर जनरल का जो परिषद था, तो परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति आने वाले गवर्नर जनरल को दे दी गई, है ना। यानी और जो इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो भी गवर्नर जनरल आए उनको ये वीटो पावर दे दिया गया। एक्चुअली लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है मुख्य सेनापति की शक्ति अपने हाथों में लिया था और वीटो पावर लिया था। इसके पीछे का कुछ रीजन था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल बनने के पहले जो है अमेरिका में सेनापति का जो है कार्य कर रहा था, वहां सेनापति था। और अमेरिका में 1776 में आप जानते हैं कि वहां क्रांति चली थी। 1776 में अमेरिका जो है आजाद हो गया, ब्रिटिश उपनिवेश ही था। तो वहां से बहुत सारे अनुभव लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले हुए थे। तो उसने कहा कि भाई मुख्य सेनापति की शक्ति मेरे हाथों में ही रहेगी और साथ ही जो है मुझे वीटो पावर दिया जाए, ताकि मैं परिषद का कोई भी ऐसा गलत निर्णय हो जाता है उसको मैं क्या कर सकूं, बदल सकूं, है ना। इस तरह के पावर के साथ ही वो भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। गवर्नर जनरल पे भी ध्यान रखिएगा, अभी भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, जो भी गवर्नर जनरल है बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या किया गया, परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति आने वाले गवर्नर जनरल को दे दी गई। तीसरा प्रावधान हुआ कि मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः सदस्य होने का अधिकार समाप्त, इसको समाप्त कर दिया गया कि भाई गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः सदस्य हो जाता था कौन, मुख्य सेनापति। इस पावर को क्या कर दिया गया, खत्म
कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल जब कभी बंगाल से बाहर जाएगा तो उसे अपनी परिषद के असैनिक सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होगा, ताकि वह उसके स्थान पर, किसके, गवर्नर जनरल के स्थान पर कार्य कर सके, यानी जो उसके असैनिक, परिषद के जो असैनिक सदस्य हैं उनमें से किसी एक को जो है उसको क्या करना होगा, उप प्रधान नियुक्त करना पड़ेगा, जो गवर्नर जनरल के कार्य को कर सके गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में। जब भी वो बंगाल से बाहर जाता है तो ये प्रावधान किया गया। फिर आगे क्या हुआ, अब जानते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हमने पढ़ा जो है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है, जिसके 6 सदस्य होते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ थे, ये भी इंग्लैंड में रहते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य भी इंग्लैंड में ही रहते थे। तो यहां ये प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं उनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। 1909 तक ये प्रावधान रहा। तो ये क्या चीज को दिखा रहा है, ये धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को दिखा रहा है। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को, आप कमेंट जरूर करेंगे कि किसने जो है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया और किस किताब में जो है उन्होंने सबसे पहले इस बात की चर्चा किया, इस बात का वर्णन किया। तो क्या अगला प्रावधान हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा, भारतीय कोष से। यह परंपरा 1909 तक रहा। और ये क्या चीज को दिखाता है, यह जो है धन का बहिर्गमन को दिखाता है ना, धन का बहिर्गमन। ठीक है, तो ये व्यवस्था किया गया कि वेतन जो है भारतीय कोष से दिया जाएगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी हैं उनको। फिर अगला प्रावधान हुआ कि जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। जिला कलेक्टर के पास जो है न्यायिक शक्तियां भी थी, यहां जो है उसको न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का ऐसा सोचना था कि एक व्यक्ति के हाथ में इतना पावर देना उचित नहीं है, इसीलिए जो है ये हुआ। और सबसे अंत में आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण ये भी है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा
सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। किसको? न्यायालय को प्रदान किया गया। अभी जो भारतीय संविधान है उसमें जो भी कानून है, जो भी विधि है, उसको जो है उसकी व्याख्या का अधिकार किसको है, इसको आप जरूर कमेंट करेंगे। उस समय पहली बार ऐसा हुआ, इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि लिखित विधि द्वारा प्रशासन किया जाने लगा। अभी तक जो है प्रशासन का कार्य तो हो रहा था कंपनी के द्वारा, जो है दो सेक्टर्स बटे हुए थे, एक व्यापारिक मामले को देख रहे थे और एक जो है वो राजनीतिक मामले को देख रहे थे। और सबसे टॉप पर कौन था? सबसे टॉप पर जो ब्रिटेन का जो सम्राट, या उस समय राजा हो या रानी हो, सम्राट हो या सम्राज्ञी हो, वे सबसे टॉप पे थे। उसके नीचे कौन थे? तो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर उसके नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस कार्य को कर रही थी वे नियंत्रण किए हुए थे। तो ये लिखित रूप से नहीं था, पहली बार इस प्रावधान इसमें ऐसा हुआ कि जो है लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो 1793 के चार्टर एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, प्रावधान है, इसको आप नोट कर लेंगे। आइए क्लीन करते हैं, फिर जो है 1813 को देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो है 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ? 1813 का राजनीति। ठीक है, देखिए 1813 में 20 वर्ष पूरे होने थे। 1773 में 20 वर्षों के लिए जो है व्यापारिक अधिकार कंपनी को दिया गया। फिर जो है 1793 में रिन्यूअल किया गया। फिर जो 1813 में 20 वर्ष पूरे होने थे, तो इंग्लैंड में ये मांग चल रही थी कि कंपनी को जो भारत के साथ एकाधिकार व्यापार करने का मिला हुआ है उसको बंद किया जाए और सभी अंग्रेज व्यापारियों के लिए खोला जाए। एक्चुअली मामला देखिए क्या था कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में जो है औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और वहां जो है ज्यादा से ज्यादा माल उत्पादित हो रहे थे, वस्तुएं उत्पादित हो रही थी। अब उसको बेचने के लिए उनको यूरोप में भी ले जाकर बेचते थे, लेकिन जो फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट था उसने महाद्वीपीय जब व्यवस्था लागू कर दिया तो जो है यूरोप के अन्य देशों के साथ जो है ब्रिटेन के व्यापारी यानी अंग्रेज जो व्यापारी थे वे अपने माल को बेच नहीं सकते थे। लगभग सारे जो है देश में व्यापार करना इनका बंद हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट जो है चाहता था आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना ब्रिटेन को। आप वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं कि कैसे जो है ब्रिटेन एक अलग द्वीप के रूप में है। बाकी जो है जो फ्रांस है और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का ही था, उन सबको गोलबंद किया और इसने कहा कि भाई ब्रिटेन की वस्तुओं को हम लोग खरीदेंगे नहीं। तो लगभग जो है व्यापार का मार्ग तो अवरुद्ध हो गया था। तो इंग्लैंड के जितने भी व्यापारी थे वे चाहते थे कि भारत में या पूर्वी देशों में जो है एशिया में व्यापारिक अधिकार हमें प्रदान किया जाए। तो यहां भी जो है कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार तो दिया जाता है, लेकिन एकाधिकार जो है कंपनी का वो समाप्त कर दिया जाता है 1813 में। और आप आगे पढ़ेंगे 1833 में व्यापार का अधिकार ही खत्म कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उसके साथ साथ और भी कौन कौन से प्रावधान किए जाते हैं आइए इसको जानते हैं। तो यहां प्रावधान क्या है मैं लिख रहा हूं। पहला प्रावधान है कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। दूसरा किसके साथ? जो पूर्वी देशों के साथ था ना। फिर दूसरा है कंपनी का
भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। भारतीय व्यापार पे जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। लेकिन चूंकि कंपनी में कई मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के कई सारे लोग थे जिनका शेयर लगा हुआ था, तो फिर हुआ क्या, तो चाय और चीन इस पे जो है एकाधिकार बना रहा। भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चाय और चीन पर एकाधिकार बना रहा। यानी जो है भारतीय व्यापार को सभी अंग्रेज व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। जब सबके लिए खोल दिया गया तो भाई वहां से व्यापारी और इंजीनियर तमाम तरह के लोग आने लगे। तो ये हुआ कि भाई आप भारत जाएंगे, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स से कहा गया कि लाइसेंस लेके जाएंगे। बाद में लाइसेंस के प्रावधान को भी बंद कर दिया गया, लेकिन शुरू में कहा गया कि भाई आपको लाइसेंस लेके जाना है। तो ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई। लेकिन इसके लिए उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया कि भाई आपको लाइसेंस लेकर आना होगा, है ना। परमिशन तो मिल गया लेकिन आने का और बचने का, लेकिन लाइसेंस लेकर आना होगा। साथ में जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट मिल गई। तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि भाई ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ ईसाई मिशनरी आना शुरू हुए और अपने धर्म का प्रचार उन्होंने करना शुरू किया? नहीं, इससे पहले भी ईसाई मिशनरी आते थे, वे अपने धर्म का प्रचार करते थे, लेकिन जो है एक एक्ट के द्वारा उनको जो है प्रावधान नहीं मिला हुआ था। बहुत सारे बाउंडेशन लगे हुए थे। अंग्रेज जो है ज्यादा से ज्यादा अपना व्यापारिक लाभ चाहते थे, लेकिन जो है अब इस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो ईसाई मिशनरियां थी उसको जो है भारत में धर्म प्रचार की क्या हो जाती है, छूट मिल जाती है। तो आपने पढ़ा होगा जो है कलकत्ता में गिरजाघर की स्थापना होती है और वहां जो है एक बिशप मुख्य जो पादरी होता है और प्लस 3 पादरी आते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या प्रावधान होता है, कंपनी की आय से भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई।
तो भाई प्रति वर्ष जो है कहा गया कि भाई 1 लाख रुपया क्या किया जाएगा, शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। और जो ईसाई मिशनरी थे वे अपने जो है धर्म का प्रचार करते थे, साथ साथ जो है शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित करते थे, तो उनको भी जो है धन यहाँ से मिल जाता था। भारतीय को शिक्षित करने के लिए ये प्रावधान किया गया, ये ध्यान रखिएगा। 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई। साथ ही जो है भारतीय साहित्य एवं विज्ञान के लिए भी फंड की व्यवस्था की गई, कि भाई भारतीय साहित्य को प्रोत्साहित किया जाएगा और जो है विज्ञान को यहाँ प्रोत्साहित किया जाएगा, इसके लिए भी फंड की व्यवस्था की गई। तो ये प्रावधान हुए। इसके अलावा भी कुछ और प्रावधान हुए, इसको आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद जो है ब्रिटिश सम्राट की अनुमति से कंपनी को गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर तथा प्रधान सेनापति को चुनने का अधिकार दिया गया। कंपनी को यह अधिकार मिला कि भी गवर्नर जनरल, गवर्नर और प्रधान सेनापति का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश सम्राट से अनुमति लेनी होगी। फिर जो है आगे क्या हुआ, कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा जो निर्मित विधियां हैं ना, विधियों पर ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया, तब वो विधियां जो है मान्य होगी। कंपनी के जो भी भागीदार थे, भागीदारों को भारतीय राजस्व से जो है 10.5% है ना, 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई, कि जो भी भागीदार हैं वे भारतीय राजस्व से उनको कितना परसेंट लाभांश दिया जाएगा, 10.5% लाभांश दिया जाएगा। फिर जो है अगला प्रावधान क्या हुआ, जो नियंत्रण बोर्ड है की शक्ति को जो है परिभाषित किया गया, और सबसे अंतिम प्रावधान निकायों को कर लगाने का अधिकार दिया गया, कर लगाने का अधिकार। जैसे आज भी जो स्थानीय निकाय कर लगाती हैं, जो भी नगर पालिका है या ग्राम पंचायत है, आज भी कर लगाते हैं। जैसे कि भाई सफाई कर है ना, या जो है चौकीदारी कर, तो कर लगाए जाते हैं। तो ये कर लगाने का अधिकार इनको दिया गया। नंबरिंग एक बार देख लेंगे, पिछली बार में नंबरिंग 8 तक हुआ था कि 7 तक हुआ था, उसके बाद से नंबरिंग को सुधार लेंगे। तो ये सारे जो है प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया। इसके बाद से पुनः जो है 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट मिलेगा, और उसके आगे के जो भी एक्ट हैं उन सब के बारे में हम लोग आगे के वीडियोज में स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।